दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से गांव की कच्ची पगडंडियों के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की दीवारें वक्त की मार से कमजोर पड़ चुकी थीं, लेकिन उस घर के भीतर एक सपना पल रहा था। राहुल, जो अपनी माँ का इकलौता सहारा था, बचपन से ही देख रहा था कि कैसे उसकी माँ ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। राहुल का व्यक्तित्व बड़ा ही शांत था। दिन भर वह खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसकी असली दुनिया सूरज ढलने के बाद शुरू होती थी। गांव के बाकी लड़के जब शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे लड़ाते, तब राहुल एक पुरानी लालटेन जलाकर अपनी फटी पुरानी मेडिकल की किताबों में खो जाता। उसके पास शहर के बड़े कोचिंग सेंटर जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वो एकाग्रता थी जो बड़े बड़े धुरंधरों के पास नहीं होती। उसकी माँ अक्सर उसे देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे की मेहनत रंग लाए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और राहुल की उम्र शादी के लायक हो गई। गांव के एक बिचौलिए ने शहर की एक लड़की सविता का रिश्ता भेजा। सविता सुंदर थी, दिखने में सुशील थी, पर उसके मन की गहराई को कोई नाप नहीं सका। राहुल और उसकी माँ को लगा कि घर में बहू आने से बरकत आएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वे खुशियां नहीं बल्कि अपने विनाश का रास्ता लेकर आ रहे हैं। शादी हुई, शहनाइयाँ बजीं और सविता उस कच्चे घर की चौखट पार करके अंदर आई। लेकिन पहले ही दिन से सविता के तेवर बदलने लगे। उसे उस घर की सादगी से नफरत थी, उसे राहुल की किताबों से चिढ़ थी, उसे शहर की चकाचौंध, महंगे गहने और ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। राहुल उसे बार बार समझाता कि वह मेहनत कर रहा है, एक दिन वो उसे हर खुशी देगा, पर सविता के कान पर जूं तक न रेंगती। लालच जब इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तो उसे रिश्तों की पवित्रता नजर नहीं आती। सविता को लगने लगा कि राहुल के साथ रहकर उसे कभी वो रईसी नहीं मिलेगी जिसका उसने सपना देखा था। उसने एक खौफनाक रास्ता चुना। उसने अपने मायके वालों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक शांत शाम को, जब सूरज डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, अचानक गांव की गलियों में पुलिस की जीप के सायरन की आवाज गूंजी। गांव वाले अपने दरवाजों पर आ खड़े हुए। पुलिस राहुल के घर के सामने रुकी और सीधे अंदर दाखिल हो गई। सविता ने खुद को चोट पहुंचाने का ढोंग किया और जोर जोर से रोने लगी। उसने राहुल और उसकी बेकसूर मां पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का झूठा आरोप लगा दिया। गांव के लोग जो कल तक राहुल की तारीफ करते थे, आज उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। पुलिस ने राहुल के हाथों में हथकड़ी पहना दी। राहुल की मां गिड़गिड़ाती रही, पुलिस के पैर पड़ती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। राहुल जब जीप में बैठ रहा था तो उसकी नज़र एक बार सविता पर पड़ी। सविता की आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक अजीब सी जीत की चमक थी। जीप आगे बढ़ी और राहुल अपने पीछे अपनी रोती हुई माँ और अपनी सालों की इज्जत को मिट्टी में मिलता छोड़ गया। गांव की गलियों में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कोई राहुल को लालची कह रहा था तो कोई उसकी मां को दोषी ठहरा रहा था। पुलिस की जीप जब राहुल को लेकर थाने की ओर बढ़ी तो राहुल के कान में केवल अपनी मां की चीखें गूंज रही थीं। वह चुपचाप जीप के लोहे के सरियों को पकड़े बाहर भागते हुए पेड़ों और धुंधले होते हुए गांव को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था कि जिस सविता को उसने अपना सर्वस्व माना, उसने उसके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया।
थाने पहुंचते ही राहुल की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वहां का माहौल और पुलिस वालों की सख्त निगाहें राहुल के स्वाभिमान को छलनी कर रही थीं। सविता ने अपने रसूखदार मायके वालों के साथ मिलकर केस को इतना मजबूत बना दिया था कि बिना किसी जुर्म के भी राहुल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। लॉकअप की ठंडी जमीन पर लेटे हुए उसे अपनी वो किताबें याद आ रही थीं जो शायद अब तक बिखर चुकी होंगी। उसे अपनी माँ की फिक्र सता रही थी जो उस टूटे हुए घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अगले कुछ दिन राहुल के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। जेल के भीतर उसे खूंखार अपराधियों के बीच रहना पड़ा। लोग उसे दहेज लोभी कहकर चिढ़ाते। राहुल की खामोशी को लोग उसका डर समझते, लेकिन असल में उसके भीतर एक तूफान पल रहा था। वह सोचता था कि क्या सच्चाई की कोई कीमत नहीं? क्या कोई भी एक झूठा आरोप लगाकर किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है? उधर गांव में राहुल की मां की हालत और भी बदतर थी। गांव का समाज जो कभी राहुल की मिसालें देता था, अब उस घर की तरफ देखना भी पाप समझने लगा था। जब भी राहुल की मां घर से बाहर निकलती, लोग उन पर फब्तियां कसते। कोई कहता कि बेटे को ढंग के संस्कार नहीं दिए, तो कोई कहता कि माँ बेटे ने मिलकर बेचारी शहर की लड़की को सताया होगा। समाज की इस बेरुखी ने उस बूढ़ी माँ को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन राहुल की बेगुनाही पर उनका विश्वास पत्थर की लकीर की तरह पक्का था। महीनों तक अदालत में तारीखें पड़ती रहीं। राहुल का केस लड़ने के लिए उसकी माँ ने अपने आखिरी गहने और घर का बचा कुचा अनाज तक बेच दिया। अदालत के कटघरे में खड़े होकर राहुल ने पहली बार कानून की पेशियों को देखा। सविता और उसके वकील ने झूठ का ऐसा जाल बुना था कि एक पल के लिए लगा कि राहुल कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन सच को कितना भी दबाया जाए, वो एक दिन उभर कर सामने आता ही है। सविता के बयानों में बार बार विरोधाभास आने लगा। जब गवाहों से सवालात हुए तो झूठ की परतें खुलने लगीं। अंत में माननीय अदालत ने पाया कि राहुल और उसकी मां के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जज ने राहुल को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया। राहुल आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक गहरा जख्म भी मिला। सविता ने उसी दिन राहुल से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया और उसे तलाक देकर अपनी नई दुनिया बसाने की ओर बढ़ गई। जेल से बाहर निकलते ही राहुल जब अपने गांव पहुंचा तो उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि समाज की अदालत कानून की अदालत से कहीं ज़्यादा जालिम होती है। गांव के लोगों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसके घर के दरवाजे पर कालिख पोत दी गई। जो लोग उसे कल तक बेटा कहते थे, आज उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उस रात राहुल ने अपनी रोती हुई माँ का हाथ थामा और गांव की उस मिट्टी को आखिरी बार छुआ। उसने फैसला कर लिया था कि जिस समाज ने उसे दुत्कारा है, अब वह वहां रहकर अपनी बेगुनाही की भीख नहीं मांगेगा। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह अपनी मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहां ये ऊंची आवाज़ें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। रात के सन्नाटे में राहुल और उसकी माँ ने भारी मन से गांव की सीमा पार की और एक अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़े। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंच सकें। शहर की अनजान सड़कों पर राहुल और उसकी मां के लिए हर चेहरा पराया था। पहली कुछ रातें उन्होंने रेलवे स्टेशन के खुले आसमान के नीचे गुजारी। राहुल जानता था कि अगर उसे डॉक्टर बनना है
तो उसे सबसे पहले अपनी भूख से लड़ना होगा। उसने अपनी पढ़ाई और स्वाभिमान को एक तरफ रखा और काम की तलाश में निकल पड़ा। शहर के एक व्यस्त बाजार में उसे एक छोटे से ढाबे पर बर्तन मांजने और सफाई करने का काम मिला। जिस लड़के के हाथों में कभी कलम और स्टेथोस्कोप होने का सपना था, आज उन्हीं हाथों में झूठे बर्तन और राख थी। लेकिन राहुल के चेहरे पर सिकन नहीं थी। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, ग्राहकों की गालियां सुनता और ढाबे की फर्श साफ करता। पर जैसे ही रात होती और ढाबे का शटर गिरता, राहुल एक कोने में अपनी वो पुरानी फटी हुई मेडिकल की किताबें खोल लेता। ढाबे की धीमी रोशनी में वह घंटों पढ़ता रहता। उसकी माँ दूर बैठी उसे देखती और मन ही मन कहती कि उसका बेटा साधारण इंसान बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वक्त बीतता गया और राहुल की लगन को एक नई दिशा मिली। उसे शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई। यह राहुल के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब वह 24 घंटे डॉक्टरों, दवाइयों और मरीजों के बीच रहने लगा। वह अपनी ड्यूटी के बाद भी अस्पताल में रुका रहता, सीनियर डॉक्टरों को काम करते देखता और उनसे बारीकियों को समझने की कोशिश करता। यहीं राहुल की जिंदगी में डॉक्टर प्रिया का प्रवेश हुआ। प्रिया उसी अस्पताल में एक होनहार और बेहद दयालु डॉक्टर थी। उसने गौर किया कि यह वार्ड बॉय साधारण नहीं है। वह जिस तरह से मरीजों की देखभाल करता और जिस तरह से आपातकालीन स्थितियों में दवाइयों की समझ रखता, वह किसी पेशेवर डॉक्टर से कम नहीं था। एक दिन जब प्रिया ने राहुल को अस्पताल की लाइब्रेरी के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ते देखा तो वह दंग रह गई। उसे जब राहुल के अतीत और उसके संघर्ष का पता चला तो उसकी आंखों में राहुल के लिए सम्मान और बढ़ गया। प्रिया ने न केवल राहुल को अपनी महंगी किताबें दी, बल्कि उसे हर कदम पर प्रेरित किया। सालों की इस तपस्या का फल आखिरकार वो दिन लेकर आया जिसकी कल्पना राहुल ने जेल की सलाखों के पीछे की थी। राहुल ने देश की सबसे कठिन मेडिकल परीक्षा न केवल पास की, बल्कि पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया। जिस दिन राहुल के नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ा, उस दिन उसकी मां के बरसों के आंसू थम गए। अस्पताल के उसी गलियारे में जहां राहुल कभी झाड़ू लगाया करता था, आज वह एक बड़े सर्जन के रूप में नियुक्त हुआ। धीरे धीरे राहुल का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसकी सादगी और गरीबों के प्रति उसकी सेवा भावना ने उन्हें लोगों के बीच मसीहा बना दिया। उसी दौरान राहुल और प्रिया के बीच का आदर एक पवित्र रिश्ते में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और राहुल के जीवन में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। राहुल ने अब अपनी मां को एक सुंदर घर में रखा, जहां अब तानों की आवाजें नहीं, बल्कि सुकून की खामोशी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां राहुल अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर कर्मों का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। सविता, जिसने राहुल को गरीबी और बदनामी के दलदल में धकेला था, वह अपनी अमीर दुनिया में खोई हुई थी। पर उसे पता नहीं था कि जिस अहंकार के दम पर उसने दूसरों की जिंदगी उजाड़ी थी, वही अहंकार अब उसकी बर्बादी की इबारत लिख रहा था। राहुल अब एक सफल डॉक्टर है, एक प्यार करने वाली पत्नी उसके साथ है और माँ का आशीर्वाद उसके सिर पर है। वक्त गुजरता गया और जहां राहुल की शोहरत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर सविता के पापों का घड़ा भर चुका था। जिस अमीर आदमी के लिए उसने राहुल को छोड़ा था,
वह जुआरी और शराबी निकला। उसने न केवल सविता के गहने बेच दिए बल्कि आए दिन उसे जानवरों की तरह पीटने लगा। सविता का घमंड चूर चूर हो चुका था। हालत इतने बदतर हो गए कि उसे शहर के बाहर एक छोटी सी बदबूदार झोंपड़ी में रहने पर मजबूर होना पड़ा। कुदरत की मार यहीं नहीं रुकी। सविता एक ऐसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया। एक सुबह फटे पुराने कपड़ों में और बेहताशा दर्द से कराहती हुई सविता शहर के सरकारी अस्पताल पहुंची। वह वही अस्पताल था जहां राहुल अपनी पत्नी प्रिया के साथ मरीजों की सेवा में दिन रात लगा रहता था। सविता को नहीं पता था कि जिस डॉक्टर के पास वह अपना इलाज करवाने जा रही है वह वही राहुल है जिसे उसने कभी सलाखों के पीछे पहुंचाया था। जब सविता को डॉक्टर के केबिन के अंदर बुलाया गया तो उसने अंदर का नजारा देखा। सामने सफेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए और चेहरे पर एक गजब तेज लिए डॉक्टर राहुल बैठे थे। राहुल ने जैसे ही फाइल से नजर उठाकर सामने देखा, समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। सामने वही सविता थी जिसने राहुल की मां को रुलाया था, जिसने उसके चरित्र पर दाग लगाया था। लेकिन आज वह सविता नहीं थी। आज वह केवल एक असहाय और टूट चुकी मरीज थी। सविता की नजर जैसे ही राहुल के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू आज पश्चाताप की आग में जल रहे थे। वह राहुल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, राहुल, मुझे मार डालो पर मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और आज देखो भगवान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पास न सिर छुपाने की छत है न पेट भरने की रोटी। राहुल खामोश था। उसके दिमाग में वो पुरानी यादें एक फिल्म की तरह चलने लगीं। जेल का अंधेरा और गांव वालों के वो कड़वे ताने। तभी कमरे में डॉक्टर प्रिया दाखिल हुई। उसने देखा कि एक मरीज उनके पति के पैरों में गिरकर रो रही है। राहुल ने प्रिया का हाथ थामा और बहुत ही शांत लेकिन स्थिर आवाज में सविता से कहा, सविता जी, उठिए। आप इस वक्त मेरे सामने अपराधी नहीं, एक मरीज हैं और एक डॉक्टर का धर्म मरीज की जान बचाना है, न कि उससे बदला लेना। आपका इलाज यहाँ सबसे बेहतर तरीके से होगा, ये मेरा वादा है। सविता को लगा कि शायद राहुल ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन राहुल की अगली बात ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। राहुल ने ठंडे लहजे में कहा, मैं आपका इलाज जरूर करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपका व्यवहार कभी माफ करने योग्य नहीं था। जिस दिन आपने मेरी बेगुनाह मां को थाने की सीढ़ियों पर रुलाया था, उसी दिन मेरे दिल में आपके लिए हर रिश्ता खत्म हो गया था। मैं आपको माफ करना भी चाहूं तो वो जख्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे। आपका इलाज करना मेरा धर्म था जो मैंने निभाया, लेकिन अब हमारे बीच और कोई नाता नहीं बचा। राहुल ने नर्स को बुलाया और सविता को वार्ड में भर्ती करने का निर्देश दिया। वह प्रिया का हाथ थामकर केबिन से बाहर निकल गया। सविता वहीं खड़ी अपनी किस्मत पर रोती रह गई। उसे समझ आ गया था कि पैसा और खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन इंसान का कर्म उसके साथ ताउम्र रहता है। दोस्तों, राहुल और प्रिया आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। राहुल ने साबित कर दिया कि बदला लेने से बड़ा होता है खुद को साबित करना। मेहनत और सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, पर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। राहुल आज भी उसी अस्पताल में हजारों लोगों की जान बचा रहा है और सविता आज भी
अपनी गलतियों का बोझ ढो रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कर्मों का हिसाब हर किसी को इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।